चलो शांति। सभी को राम राम जी। सनातन धर्म जम्मू कश्मीर के अंदर 10 सालों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैं इस समय रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं। रामगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही दिग्गज नेता हैं देवेंद्र मन्याल जी। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जितने भी लोग दर्शक रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं इस वीडियो पर अपनी तरफ से अपनी राय अपने कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के ऊपर ना सबकी नजरें हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो अपनी सरकार भी बनाएंगे और यहां पर अपना चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। मन्याल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मन्याल साहब, रामगढ़ की अगर हम बात करें तो कैसा प्यार मिल रहा है? आप लोगों में जा रहे हैं, लोग कैसा समर्थन दे रहे हैं? आशीष जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप यहाँ आए रामगढ़ में, आपका बहुत स्वागत भी है। और जहाँ तक रामगढ़ के लोगों की बात है, खूब सारा प्यार मिल रहा है जब से डिलिमिटेशन हुई है और ये रामगढ़ की सीट बनी, नई एक निकली है। हीरानगर, सांबा और विजयपुर से कार्व आउट करके ये नई सीट बनी है और इससे लोगों को एक खुशी भी हुई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में पहले 2 एमएलए थे, अब 3 एमएलए आपके होंगे और जब 3 एमएलए होंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी, अच्छे काम होंगे। सबसे अच्छी बात जो इस इलेक्शन में हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि लोगों को उम्मीद थी कि हमारे पुराने जो नेता हैं, पुराने लीडर्स हैं, वही आएंगे। सांबा में साथिया साहब, विजयपुर में गंगा जी और रामगढ़ में, क्योंकि रामगढ़ रिजर्व हुई है और मेरा गांव जो है दयानी, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो यहाँ पार्टी के आदेश के अनुसार मुझे यहाँ भेजा है और बॉर्डर का इलाका है, अपनी डिमांड्स हैं, अपने इशू रहते हैं इनके, लेकिन पूरे बॉर्डर में लगभग 1.5 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ और खूब सारा प्यार मिला है लोगों का, जनता के। मन्याल जी, इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि ना जो देश विरोधी ताकतें हैं वो एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब जैसे पाकिस्तान में भी चर्चा शुरू हो गई कि यहाँ पर अगर एनसी कांग्रेस की सरकार बनाते तो 370 में वापस ले आएंगे। मतलब आपको नहीं लगता कि ये जो सरकार जो इलेक्शन हो रहे हैं 370 के बाद, इसमें देश विरोधी ताकतें कहीं आगे आने की कोशिश कर रही हैं जिनको रोकने का काम किया जाए? देखिए, ये जब से मोदी जी आए हैं आशीष जी, आप भी देखते हैं कई बार कांग्रेस पार्टी और बाकी जो उनके सहयोगी हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमेशा उनका जो झुकाव है वो अलगाववाद की तरफ रहा है और मिलिटेंसी की तरफ रहा है। आज भी हम देखते हैं जब भी कभी जम्मू और कश्मीर की बात आती है तो फारूक साहब का एक ही बयान होता है, आपने खुद सुना होगा कि उनका जो ज़्यादा जो झुकाव है वो कश्मीर की तरफ है और अलगाववाद जो लोग हैं, अलगाववाद को पसंद करने वाले लोग हैं, वो उनकी बात करते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, मिलिटेंट्स को रिलीज करने की बात करते हैं, मिलिटेंट्स को के परिवारों को कंपनसेशन देने की बात करते हैं। वो मिलिटेंट्स, वो उग्रवादी जिन्होंने हमारे आर्मी के हमारे जवानों को शहीद किया, एयरफोर्स के जवानों को दिन दहाड़े यासिर मलिक जैसे लोगों ने शहीद किया, उन लोगों को छोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों के परिवारों को कंपनसेशन देने की बात करते हैं। तो ये जो माहौल बनाया जाता है, कहीं ना कहीं वोट की ताकत से, व्हेन यू कैन नॉट डिफीट टू मोदी जी, तो उनको ये लगता है कि कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाए, टू अडॉप्ट ए डिफरेंट स्ट्रेटजी। एंड मैं यहाँ आई वोंट हेजिटेट टू ऐड कि इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान, यू माइट माई वर्ड, इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान, सपोर्टेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड अमेरिका, ये जो 2 कंट्री, तीनों कंट्री हमारे, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, इनकी मिली भगत के साथ कश्मीर में जो फारूक साहब, उमर साहब और हमारी महबूबा मुफ्ती जी जो है हमारी पीडीपी की अध्यक्षा हैं, ये सब कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उनको ये एक फीलिंग है, दे नो कि जब तक मोदी जी हैं हम यहाँ जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे देश को डैमेज हो। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी है कि वोट की ताकत से मोदी जी को नहीं हरा सकते, तो मिलिटेंसी करके देश में हालात खराब करके किसी न किसी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि मुझे बड़ा फख्र है अपने लोगों पे, खास करके वी डोंट बिलीव इन कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, लेकिन फिर भी जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, ये हमारी ताकत है। इनफैक्ट इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, द मुस्लिम दे हैव वोटेड लाइक एनीथिंग फॉर बीजेपी, उन्होंने किया है। लेकिन हमारी जो ताकत है, मूल जो ताकत है हमारी, वो हमारा हिंदू धर्म के हमारे लोग, सनातनी हमारे लोग, जो दीवार बन के मोदी जी के पीछे खड़े हैं
और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये हमारी पब्लिक हमारे साथ है तो मोदी जी को कोई हिला सकता है या मोदी को कोई हटा सकता है। मनहल साहब, जम्मू कश्मीर में अब ये भी बात सामने आ रही है कि डोगरों का राज वापस आना चाहिए। सरकार जब बने तो जम्मू कश्मीर का अपना चीफ मिनिस्टर हो, और खास करके भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम अपना चीफ मिनिस्टर देंगे। 70 सालों से कभी भी जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी है, जब 8 तारीख को यहाँ पर सीट पता चलेगा, जब ईवीएम्स खुलेंगी, तो आपकी पार्टी यहाँ पर खुद से सरकार बनाएगी? देखिए आशीष जी, पहले आपके सवाल का जवाब कि हिंदू सीएम होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए। मैं डोगरा सीएम कहूंगा, डोगरा सीएम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रियासत ही ये डोगरों की थी। महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, और जब महाराजा हरि सिंह जी यहाँ के राजा थे, जब उनके पास ये रियासत थी, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ लोगों का झुकाव था। और मुस्लिम जो थे, जो मैंने इतिहास पढ़ा है, जो सुना है, वो शायद कहीं ना कहीं वो शेख अब्दुल्ला उनके आने के बाद जो हालात वहाँ जम्मू कश्मीर में बने, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हम वी वर बेटर व्हेन हरि सिंह जी वाज आवर किंग। और महाराजा धीराज ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आपको भी, आप जानते हैं पूरा इतिहास, आपने पूरा, जब ये मूवमेंट चली थी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी पे, आप वो जानते हैं। कहीं ना कहीं एक गरीब समाज को, दलित समाज को, जिसको मैं भी बिलोंग करता हूँ, एक एससी कम्युनिटी को महाराजा ने ही ऊपर लाया था। उनको पढ़ने के लिए उनके द्वार खोले, उनको मंदिरों में भेजा, और फाइनेंशियली भी कई लोगों को सपोर्ट करते थे महाराज धीराज। तो मुझे लगता है डोगरा राज जो है वो कहीं कई गुना इन पीडीपी, एनसी और कांग्रेस रूल से अच्छा होगा, बेहतर होगा। और आई एम वेरी श्योर कि इवन मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं कश्मीर में, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर डोगरा कोई सीएम आता है तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि कांग्रेस, पीडीपी, एनसी में से कोई जो कश्मीरी जो बेस्ड सीएम है वो बने। आपने ना दलित समाज की बात की, आपने कहा कि आप भी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस ना एक बड़ा षड्यंत्र रचती है कि भाजपा जो है एंटी दलित्स है, एंटी एससीज है। आपको लगता है आप इस पार्टी में हैं, आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ पर उन्होंने उतारा है एज ए कैंडिडेट, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी दलित्स के एंटी काम करती है, जैसे कांग्रेस या राहुल गांधी जी बार बार इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, कांग्रेस का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अब देखिए। मोदी जी की जब अपनी सरकार थी, जब हमारे पास 303 एमपी थे, उस सरकार में लगभग 12 हमारे जो मंत्री थे वो एससी समाज के थे, और इसी तरह ओबीसी समाज के भी थे, और जाटव या यादव सब मिला के हर एक वर्ग को मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। तो ये एक रिकॉर्ड था कि मोदी जी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने दलित जो एमपी थे उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, और हर एक को ही ट्रीट्स इक्वली। सभी जो भी धर्म है, जो भी समाज के लोग हैं, उनको बराबर करते हैं। मैं पिछले लगभग 10.5 साल से मैं भाजपा में हूँ। जो प्यार मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिला, जो इज्जत, जो मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिला, माय फादर वाज इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड मुझे उसमें कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। उस समय एनसी की गवर्नमेंट होती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी। माय फादर ज्वाइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मैंने उनको भी देखा है, उनके संगठन को देखा है। संगठन नाम की चीज वहां कोई है नहीं, इनफैक्ट ना कांग्रेस में है, ना इसमें एनसी में है। हमारा संगठन है, वो संगठन बहुत मजबूत है, और संगठन ही सारे फैसले करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप, वही बात आती है, जब वोट की राजनीति से आप हमें नहीं हरा सकते तो आप प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हो। वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव में आया कि मोदी जी आएंगे, 400 सीटें लेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन वोट पड़े 6 बजे मशीनें बंद हुई, 6:10 पे ना तो संविधान खत्म हुआ और ना ही इलेक्शन खत्म हुआ। कोई बात नहीं चली, क्योंकि जो उसके बाद जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसमें भाजपा की सरकार बन रही थी। तो ये जब आप वोट की राजनीति से किसी को नहीं हरा सकते तो आप प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हैं, देश में हालात पैदा करने का सहारा लेते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश की बात हुई, रिसेंट एग्जाम्पल हमारे पास है। बांग्लादेश में कोई चुनाव नहीं हुए, बांग्लादेश में
वोट नहीं डले। हसीना शेख हसीना जो एक नेशनलिस्ट पीएम थी वहां की, उसको निकाला वहां से। यही कोशिश हिंदुस्तान में करने की कोशिश की जा रही है राहुल जी द्वारा, और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहिए, केजरीवाल कहिए, जो पूरी ये 22-24 पार्टियां हैं, इनका मिलकर आना सामने और ये बात कहना कि देश में हालात अच्छे नहीं हैं। और आपको याद होगा जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे, उसको कंडेम करने की बजाय इन सभी नेताओं ने कहा था कि हिंदुस्तान में भी ऐसे हालात बनने वाले हैं। तो ये उनकी मानसिकता है। मुझे नहीं लगता कि जब तक मोदी हैं, जब तक हम सब भारतीयों के पीछे हैं, इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। देवेंद्र मन्याल जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और जिस तरह से इस समय लगातार लोगों में जाना, सुबह से रात तक इनकी जो मीटिंग्स चलती हैं, उन सब चीजों में से बीच में से समय दिया है, क्योंकि मीडिया भी एक माध्यम है हर घर तक पहुंचने का। तो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि आपके जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलए कैंडिडेट हैं, उनका क्या कहना है, और अपने इस सांबा में जो तीन जो विधायक हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमएलए बतौर इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स हैं, उनमें तीनों के तीनों दिग्गज नेता हैं। एक तरफ चंद्रप्रकाश गंगा जी हैं, दूसरी तरफ सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, और तीसरी तरफ देवेंद्र मन्याल जी हैं। तो आप लोग अपना कीमती वोट जरूर डालें, और 1 तारीख को है 3rd फेज के इलेक्शन। और एक बात याद रखिएगा, ये जो इलेक्शंस हैं, इसमें कोई और चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी चीज है देश विरोधी ताकतों को रोकना। और इस इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है देश हित लोगों को सामने लाना। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी, राम राम।